नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाने को लेकर के राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी आधुनिक सुविधाओं और उच्च तकनीक से लैस होने जा रही है। यूएसपी तो ये कह सकते हैं कि आइकॉनिक सिटी कैसे बने, इसलिए सुझाव लिए हैं। सुझाव के बाद अब महीने 2 महीने में जिसको हम फाइनल करेंगे तभी उसमें से पता लगेगा कि यूएसपी क्या है। पहली यूएसपी तो ये है कि इसमें हम जो पहले से बने बनाए नॉर्म्स हैं उसकी बजाय जो डिमांड है लोगों की या जिस प्रकार के सजेशन आएंगे, ऐसे इनपुट के आधार के ऊपर सारी प्लानिंग बनाएंगे। उस प्लानिंग में क्योंकि सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी उसमें जुड़ेंगे, प्लानर जो हैं, डिज़ाइनर, वो इंटरनेशनल लेवल की भी हम लेकर के आएंगे, ताकि एक ऐसा आइकॉनिक सिटी जो देश में जाना जाए कि हाँ एक वर्ल्ड क्लास सिटी ये बनाई गई। ये इंटरेस्ट दिख रहा है और उस इंटरेस्ट में वो कहते हैं कि इस प्रकार का एक आइकॉन बनाएंगे तो सब लोग इसमें आकर के अब सुझाव सबके अलग अलग हैं। प्लॉट साइज क्या होना चाहिए, अब कोई ये भी है कि 100 एकड़ के होने चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं छोटे भी होने चाहिए, तो इसमें 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 5 एकड़ सब प्रकार के यानी प्लॉट्स की रचना करेंगे। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी अच्छा होगा, कोई अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी भी होगी, अच्छा वहाँ कोई एक स्टेडियम होंगे, कोई प्ले ग्राउंड होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ कोई ना कोई झील का, कोई फाउंटेन्स का एक प्लानिंग में बड़ी चीज़ें सब लेकर। इन्वेस्टमेंट तो स्वाभाविक है, जब प्लानिंग बढ़िया बनेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ओपन फॉर पब्लिक होगा, ओपन फॉर वर्ल्ड होगा, तो सबको कहेंगे। ये तो फिर बिजनेस मॉडल है उनके कि कौन आके इन्वेस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। इसमें हम किसी पर्टिकुलर आदमी को सामने रख के नहीं कर रहे, लेकिन जितने टॉप प्लेयर्स हैं इसमें, चाहे अपने देश के हैं चाहे बाहर के हैं, हम सबको वर्ल्ड वाइड उसमें निमंत्रण देंगे, सब उसमें पार्ट लेंगे और जितने सहभागी बनेंगे उतना इसमें कंपटीशन आगे। तो इंटरनेशनल डिज़ाइनर जो है उसके लिए हम संपर्क करेंगे। फिर दुबई का एक फाइनल हो गया कि नहीं, आर्किटेक्ट है ना, नहीं एक इस प्रकार का हम सोचते हैं दुबई में भी, क्योंकि बहुत डेवलपर्स वहाँ हैं ऐसे, वहाँ भी एक इस प्रकार का डिस्कशन का वो रखेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी उसमें आ सकें। तो ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ें। तो सिरसा को सीएम मनोहर लाल ने 368 करोड़ की बड़ी सौगात दी है और 38 परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। सिरसा को सीएम मनोहर की सौगात, 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं का दिया तोहफा, 14 विकास कार्यों का किया उद्घाटन, 24 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा को बड़ी सौगात दी। सीएम ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल से 38 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें 14 विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया तो वहीं 24 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं के लिए 368 करोड़ की लागत आएगी। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात प्रबली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है, लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं, 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे, लेकिन 2 ऐसे हैं, कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएं मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को
तो हरियाणा में 48 डिग्री तापमान के बीच प्रदेश सरकार ने जिस तरह से बिजली प्रबंधन किया है और उससे जनता को काफी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा के बिजली प्रबंधन की तारीफ करते हुए बाकी राज्यों को हरियाणा का अनुसरण करने की सलाह दी है। हरियाणा को पावर ग्रिड से मिलेगी सस्ती बिजली। सुबह में 4, रात को 6 रुपए प्रति यूनिट। केंद्र सरकार ने हरियाणा की पीठ थपथपाई। दूसरे राज्यों को सीख लेने की दी नसीहत। जनता को मिलेगी काफी राहत। हरियाणा में 48 डिग्री तापमान के बीच प्रदेश सरकार ने जिस तरह से बिजली प्रबंधन किया है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने हरियाणा की पीठ थपथपाई है। इस बीच हरियाणा सरकार को कम दामों पर बिजली उपलब्ध होने के रास्ते भी अब खुल गए हैं। अब पावर ग्रिड से हरियाणा को सुबह के समय 4 रुपए प्रति यूनिट और रात को 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि 48 डिग्री तापमान के बीच प्रदेश ने जिस तरह से बिजली प्रबंधन किया है, उससे केंद्र सरकार काफी खुश है। उन्होंने बताया कि राज्य के पास करीब 9000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जो लोगों की समस्त जरूरत को पूरा कर रही है। हरियाणा के पास 9000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। खेदड़ में रोटर ठीक होने पर 600 मेगावाट बिजली की उपलब्धता होगी। 15 मई से 600 मेगावाट बिजली हाई ड्रिल से मिलनी शुरू हुई। अडानी पावर से 500 मेगावाट बिजली मिल रही है। अडानी पावर से 550 मेगावाट बिजली जल्द मिलने की संभावना। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पावर ग्रिड से खुले बाजार में 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होने दी। बिजली मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी सेक्टर में 5 घंटे से अधिक बिजली कट नहीं लगने चाहिए। फिलहाल राज्य के पास करीब 9000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जो लोगों की समस्त जरूरत को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो अब हरियाणा में भी पानी का संकट बढ़ सकता है, क्योंकि यमुना का जल स्तर कम हो रहा है। हथिनी कुंड बैरज से पानी का जल बहाव 4625 क्यूसेक दर्ज किया गया है और ऐसे में अगर समय से बारिश नहीं हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। देखिए इस पर रिपोर्ट। हरियाणा में भी पानी का संकट, यमुना में कम हुआ जल स्तर। हथनी कुंड बैराज से जल बहाव 4625 क्यूसेक। एक तरफ जहां दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बढ़ा है, तो वहीं हरियाणा में भी पानी का संकट मंडरा रहा है। हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह वेस्टर्न यमुना कैनाल पर निर्भर हैं, लेकिन यमुना का लगातार जलस्तर घट रहा है। यमुना नगर के हथनी कुंड बैराज से पानी का जल बहाव 4625 क्यूसेक दर्ज किया गया है, जिसमें से दिल्ली के लिए 352 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि वेस्टर्न यमुना कैनाल के लिए 3254 क्यूसेक पानी, तो वहीं यूपी के लिए 1019 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जबकि यूपी की डिमांड 2000 क्यूसेक पानी की थी, वहीं हरियाणा की डिमांड 7000 क्यूसेक की रही, जबकि सप्लाई मात्र 3254 क्यूसेक ही किया गया। पानी के संकट को लेकर क्या कहना है सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का, आइए सुनते हैं। जी, पानी तो जितना हमारे पास हथनी कुंड बैराज पे आता है, हम उस पानी को सिर्फ 352 क्यूसेक रिवर यमुना के अंदर छोड़ रहे हैं, जो ईस्टर्न यमुना कैनाल और वेस्टर्न यमुना कैनाल। ईस्टर्न यमुना कैनाल में यूपी का शेयर जाता है और वेस्टर्न यमुना कैनाल के थ्रू हरियाणा और दिल्ली का शेयर हम लेते हैं। जो सभी स्टेटों का मिलके फार्मूला तय हुआ था CWC के उस पर, उसी हिसाब से हम हर घंटे उस पानी को कंट्रोल करके छोड़ते हैं। क्यों? हाँ, ये ज़रूर है कि पानी की डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, इंडेंट ज़्यादा है। जैसे अभी भी 5400 क्यूसेक का इंडेंट है और आज के दिन भी हमारा पानी उसमें 2829 क्यूसेक चल रहा है। तो जब पानी की जो अवेलेबिलिटी है, हम तो उसी को डिलीवर कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि दिल्ली को कम दिया जा रहा है। दिल्ली को तो पानी कोशिश करके हरियाणा की यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी उनको दिया जाए। सरकार पानी की सप्लाई तय फॉर्मूले के मुताबिक कर रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने के चलते पानी का संकट बढ़ रहा है। हरियाणा के कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत हो सकती है। अगर समय से बारिश नहीं हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। यमुना से देवीदास शारदा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और वहीं दिल्ली में कांग्रेस प्रभारियों और महासचिवों की बैठक हुई, जिसमें कि संगठन मजबूती को लेकर के कई अहम फैसले लिए गए। हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने बताया कि उदयपुर में हुए चिंतन के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को लेकर के विवेक बंसल ने कहा है कि बिश्नोई अभी अवसाद की स्थिति में है। अच्छा, मुख्य रूप से जो उदयपुर डिक्लेरेशन था, जो हम लोगों का नव संकल्प था, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा प्रदेश स्तर पर और जनपदीय स्तर पर, तो उस पर चर्चा हुई और उस पर कार्यक्रम दिए गए हैं कि तिथियाँ दी गई हैं कि कैसे कैसे किस स्थिति तक ये सब होने हैं। वर्कशॉप होनी है, जैसे उदयपुर में हम लोगों की वर्कशॉप हुई है, कार्यशाला हुई है, उस तरीके की प्रदेश स्तर पर 2 दिन की कार्यशाला होनी है। उसके बाद जनपद स्तर पर कार्यशालाएँ होनी है, वो तिथि भी दी गई है। उसके बाद मंडल के स्तर पर गठन, पदयात्राओं की बात हुई है, पदयात्राओं की तिथि दी गई है। इसी तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं और एक नया जोश है पार्टी में, एक नया उत्साह है सब उदयपुर घोषणा को लेकर, नवसंकल्प को लेकर। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब इनका क्रियान्वयन होगा तो एक नई ऊर्जा एक प्रदेश में हम लोगों को राजनीतिक रूप से देखने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलेगी। वो गायब हैं, वो कोई मैं ये कहूँ कि बिल्कुल उसको गंभीरता से हम नहीं ले रहे, तो ऐसा नहीं है, पर लेकिन ऐसे वो हैं, अब अवसाद की अवस्था में हैं। पर मैं अब धीरे धीरे हम लोगों का हम उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें सक्रिय करेंगे। और बिल्कुल हमारे लिए भी वो बहुत गंभीर विषय है, हमारे बहुत सम्मानीय है, पार्टी के बहुत जो मजबूत, मैंने पहले भी कहा, स्तंभ कहिए या मजबूत। तो नीलोखेड़ी में किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। कार्यकारिणी की इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से यूनियन के नेता भी शामिल हुए। किसान यूनियन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को चलाने के लिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है और संगठन की मजबूती के लिए इस अधिवेशन में विचार किया जा रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के फूड के पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाते हुए टिकैत ने कहा है कि सरकार ने यूनियन को दो फाड़ करने की साजिश रची और सरकार इसमें सफल भी रही। तो पूरा देश में वही बोल सकते हैं, हालात खराब है। जब तक केंद्र सरकार ठीक नहीं होगी, पॉलिसी भी ठीक नहीं होगी, तो लगा दी बंदरगाह पे गेहूं पड़ा। जो छोटा व्यापारी है वो बड़ा भाई, उनका ठीक भाव था इंटरनेशनल मार्केट में, वो पैसे बच जाते हैं किसानों को। तो हमारे पास में ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। मोटा अनाज हमारे पास में, गेहूँ भी है हमारे पास, मक्का है, बाजरा है, धान हमारे पास में, चावल हमारे पास में। और गेहूँ तो भाव ठीक भी लगा तो अगले साल गेहूँ ज्यादा पैदा करता है किसान। तो हमने सरकार को कहा है कि आप इसका निर्यात करें। ये तो सारे ये रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, ये सारे इशू रहेंगे हमारे। और जो गेहूँ वाला इशू है वो रहेगा। खिलाफ तो सरकार कर ही रही, बोल रहे कुछ उनमें घोषणा पत्र में शहर काम करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, उन्हें कहा बिजली फ्री देंगे, उन्हें कहा हरियाणा बहुत जगह बिजली। अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा एक न्यूज़पेपर के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची, जहां उन्होंने रक्तदान शिविर का भी जायजा लिया। इस मौके पर आईटीवी ग्रुप के एमडी कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से लोगों का जीवन बचता है। तो अंबाला से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये खबर एक बार फिर आपको बता दें कि शक्ति रानी शर्मा, जो कि अंबाला की पहली मेयर हैं, उन्होंने रक्तदान शिविर का जायजा भी लिया और रक्तदाताओं को मेयर शक्ति रानी शर्मा ने प्रोत्साहित भी किया।
अंबाला के मटेरी शेखा गांव में आज कुश्तियों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां दूर दराज से आए कुश्ती पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। तो कार्यक्रम में आईटीवी ग्रुप के एमडी कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यक्रम के लिए आयोजक को कार्तिकेय शर्मा ने बधाई भी दी और कहा कि ये हमारे पारंपरिक खेल है, इन्हें संजोए रखने की जरूरत है। कोरोना काल के बाद पहली बार ये आयोजन हो रहा है 2 साल बाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको इसमें उत्साहित और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए अच्छा लगा। कुश्ती से मेरा बहुत प्यार रहा है पहले भी और अच्छा लगा कि अगर लोग जुड़ते हैं, गाँव इकट्ठे होते हैं, लोग आते हैं, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा यहाँ। इस बारे में मैसेज तो सिर्फ यही है कि ये हमारे अपने स्पोर्ट हैं, अपना खेल है, मिट्टी का खेल है, इसके साथ जुड़े रहें। अच्छा है, अच्छी कुश्ती एक ऐसी चीज़ है जो भारतीयता का एक प्रतीक है और हमारे साथ जुड़ी रही है। फिटनेस का भी अच्छा इसका एडवांटेज रहता है कि फिटनेस भी मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अपने पुरातन खेल को जीवित रखना सबसे अच्छी बात है। तो वहीं यमुनानगर में व्यापारी से लूट और ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब आरोपी पर इनाम की घोषणा भी कर दी है। बदमाशों की सूचना देने वाले को पुलिस 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर चुकी है। यमुनानगर में बेखौफ बदमाश सरेआम दे रहे हैं वारदातों को अंजाम। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। यमुनानगर में पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदमाश सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक के बाद एक बढ़ रही आपराधिक वारदातों के चलते यमुनानगर की जनता दहशत में है, क्योंकि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। मंगलवार को भी एक लूट का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने बाईपास चौक स्थित एक बैंक में पैसे जमा कराने आए एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और उससे 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर जांच तो शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने अब बदमाशों की सूचना देने वालों के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं खुद इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहा हूँ और जो हमारी क्राइम यूनिट्स है वो भी सुबह से लगातार इस प्रयास में है कि ये इस वारदात को जो अंजाम देने वाले अपराधी हैं वो जल्द ही सलाखों के पीछे। इसमें मैं आम जनता की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वारदात के बारे में, इन आरोपियों की पहचान के बारे में या कोई भी ऐसा सुराग अगर आप देते हैं जिससे हम इन अपराधियों तक पहुंच पाए, तो उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मैं यहाँ पे यह भी स्पष्ट कर दूं कि सूचना देने वाले का नाम, जानकारी देने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने इन मामलों से सबक लेते हुए व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि अब यमुनानगर में 23 मोटरसाइकिल ऐसे व्यापारियों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी जो बैंकों से बड़ी रकम लाने और ले जाने का काम करते हैं। इन मोटरसाइकिल्स पर एक होमगार्ड का जवान और एक हथियार के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहेगा। इस योजना का कोई भी व्यापारी लाभ उठा सकता है। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे। हमने इसमें आज ये फैसला लिया है कि हम 23 मोटरसाइकिल जिसपे एक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी होगी वेपन के साथ और एक उसके साथ होमगार्ड का कर्मचारी या एसपीओ रहेगा, ये 23 मोटरसाइकिल हम जो खास तौर पे बैंकों में जो ये वारदात हो रही है इसको रोकने के लिए हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यमुनानगर जिला में हिमाचल उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ऐसे में वारदात करके बदमाशों के भागने की संभावना रहती है। इसलिए जिला पुलिस अब उत्तर प्रदेश और हिमाचल पुलिस से संपर्क बढ़ाएगी। पुलिस ने हालांकि अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। अलग अलग एंगल से मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं
और पुलिस अपराधियों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यमुनानगर से देवीदास, शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।